प्लास्टिड्स का फ्लो चार्ट बना लीजिए, अलग अलग प्लास्टिड्स, व्हाट डू दे कंटेन। अब बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। एग्जाम में भी आप फ्लो चार्ट लिख सकते हैं। अगर मैंने पूछा है राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, फ्लो चार्ट इज अ बेटर रिप्रेजेंटेशन देन पैराग्राफ। चलिए, क्लोरोप्लास्ट पहले भी पढ़ चुके हैं डिटेल में, फोटोसिंथेसिस जब पढ़ रहे थे तब। सो वेयर आर दे फाउंड? इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। याद आया मेसोफिल सेल्स? एनाटॉमी ऑफ प्लांट पढ़ा था, जिसमें जब हम लीव का स्ट्रक्चर लेते हैं, कितनी चीजें, सॉरी सेक्शन लेते हैं, कितनी चीजें उसमें दिखाई देती है? अपर एपिडर्मिस होता है, लोअर एपिडर्मिस होता है, बीच में मेसोफिल टिश्यू होता है which is differentiated into, बताइए, differentiated into पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। और इस तरह की लीफ को क्या बोलेंगे? डॉर्सी वेंट्रल, जो कि डाइकॉट में होगा। अगर वो पूरा का पूरा एक जैसा ही मेसोफिल है तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोबाइलैटरल लीफ, जो कि मोनोकॉट में होता है। ओके, कमिंग बैक टू क्लोरोप्लास्ट। लेंस के शेप के हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और कभी कभी रिबन लाइक। देखो, इसका साइज थोड़ा बड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया से, 5 to 10 mm। दिस इज mm, नॉट माइक्रोमीटर। ओके, मतलब क्लोरोप्लास्ट आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दिख जाएंगे। सो 5 to 10 mm लेंथ और 2.4 mm वेट। नंबर कितने हो सकते हैं? एक प्लांट सेल में 20 या 40 या तो उससे कम क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। डबल मेम्ब्रेन है इसमें भी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब इसका भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। इसमें दो रीजियंस है, कौन से? ग्रैना और स्ट्रोमा। कौन से दो रीजियंस है? ग्रैना एंड स्ट्रोमा। क्या है ये ग्रैना? देखो, सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको बोलते हैं थाइलेकॉइड। तो जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिनको थाइलेकॉइड बोलते हैं, एक के ऊपर एक बहुत सारे थाइलेकॉइड अरेंज किए हैं। ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, कलर चेंज कर लेते हैं। ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ग्रैना के अंदर क्या है? थाइलेकॉइड्स हैं। कैसे दिखते हैं ये थाइलेकॉइड्स? ऐसे दिखते हैं। ये एक थाइलेकॉइड, दूसरा, तीसरा। तो जो उसके ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक किया हुआ है, स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड, उनको क्या बोलेंगे? उनको ग्रैनम बोलेंगे। और जब बहुत सारे ग्रैनम प्रेजेंट है, प्लूरल फॉर्म उसका क्या हो जाएगा? ग्रैना। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब घटिया सा सेल बनाया, क्लोरोप्लास्ट बनाया था मैंने, फिर से एक बार कोशिश करती हूँ थोड़ा अच्छा बनाने की। तो ये हो गई इसकी डबल मेम्ब्रेन। डायग्राम भी देखेंगे अच्छा वाला, बट दिस इज जस्ट फॉर माय सेटिस्फैक्शन। तो देखो, ये हो गया एक ग्रैना, ये हो गया दूसरा ग्रैना, ये हो गया तीसरा ग्रैना। ठीक है, अब ये ग्रैना भी तो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। कौन कनेक्ट करेगा इनको? स्ट्रोमल लैमेले कनेक्ट करेगा। कौन कनेक्ट करेगा? स्ट्रोमल लैमेले। और उसके अलावा, मतलब ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो ग्रैना है। उसके अलावा की जो स्पेस आपको दिख रही है, लेट अस कलर दैट स्पेस एज येलो। तो वो स्पेस को हम क्या बोलेंगे? ये स्पेस को हम स्ट्रोमा बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? ग्रैना एंड स्ट्रोमा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस था, उसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम था, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम है। पर राइबोसोम कैसा है? 70s. राइबोसोम इज 70s. So it is like mitochondria only. फिर से ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं अपना, कि जो प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स कितने तरह के हो सकते हैं? बताइए। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ब्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होंगे? वाइस्ट, ल्यूकोसाइट,
ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस। अब उसमें एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करेंगे? प्रोटीन। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेंगे? कार्बोहाइड्रेट। और इलियोप्लास्ट क्या स्टोर करेंगे? ऑयल एंड फैट। क्लोरोप्लास्ट क्या करेंगे? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्रोमोप्लास्ट में इसमें दो ही पिगमेंट्स होंगे, क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स, सॉरी ज़ेंथोफिल्स। अब यहाँ पे बहुत सारे तरह के पिगमेंट्स होंगे, ज़ेंथोफिल्स, कैरोटेनॉइड और अलग अलग तरह के कलर भी होंगे। दिस इज द डिटेल्ड डायग्राम ऑफ क्रोमोप्लास्ट। और ये देखो ल्यूकोप्लास्ट जिसने तरह तरह की चीजें स्टोर करके रखी हुई है। क्लियर? ये आ गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। चलो मुझे लेबलिंग में हेल्प करो, क्लोरोप्लास्ट की कहाँ पे क्या है दिखाओ मुझे। तो क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले ये बाहर क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन। उसके अंदर ये सारे क्या है? थाइलेकॉइड्स। ये सारे जो हैं ये है ग्रेना। ग्रेना किसके बने हैं? थाइलेकॉइड्स। और थाइलेकॉइड्स को कौन आपस में कनेक्ट करता है? और जो बाकी की स्पेस बची वो क्या है? स्ट्रोमा। वंडरफुल। दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को क्या बोलेंगे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। वंडरफुल, फैंटास्टिक। अब बात करेंगे द मोस्ट वांटेड, द मोस्ट वर्सेटाइल राइबोसोम्स की। किसने ऑब्जर्व किया राइबोसोम्स को सबसे पहले? राइबोसोम्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया जॉर्ज पैलेड ने। ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं, किसके बने हैं? आरएनए और प्रोटीन के। बार बार मैं बता चुकी हूँ, दे आर नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक राइबोसोम कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक 70s। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70s। अब ये एस क्या है? एस है स्वेडबर्ग्स यूनिट, जो कि एक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। जब हम किसी भी चीज को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, दैट इज हाई स्पीड पे उसको घुमाते हैं सर्कुलर मोशन में, तो जो भारी चीजें होती हैं वो नीचे सेडिमेंट हो जाती हैं, हल्की उसके ऊपर सेडिमेंट होंगी। तो वो किस डिग्री से सेडिमेंट होती है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो सिंपल भाषा में ये भारी होगा, ये हल्का होगा। क्लियर है? व्हाट इज दैट? एनीवेज, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है ये, साइटोस्केलेटन। सेल को भी तो शेप चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कौन देगा? साइटोस्केलेटन देगा। किसका बना हुआ है? फिलामेंट्स का। फिलामेंट्स किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। काम क्या करते हैं? दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट, हेल्प इन मोटिलिटी, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, क्योंकि फ्लैजुला और सीलिया इसी के बने होते हैं। maintains the shape of the cell. Okay. अब देखो यहाँ पे आपको इस स्लाइड में एक इमेज दिख रही है। तो दिस इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। तो ये जो आपको नेटवर्क दिख रहा है ये साइटोस्केलेटन है। फंक्शन में पहले ही बता चुकी हूँ, कौन से मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, बार बार बोलेंगे और उसको लर्न कर लेंगे यही। अब देखिए मोटिलिटी के लिए दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला। फर्क क्या है? तो सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर लॉन्गर। काम दोनों सेम ही करेंगे, मूवमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है, लेकिन ये फ्लूइड में मूव करने में हेल्प करेंगे। सीलिया बहुत सारे होते हैं, फ्लैजिला मोस्टली एक ही होता है, एक या दो होता है, ठीक है। दोनों के नीचे कहां से ओरिजिनेट, कहां से होते हैं? वो बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं। दोनों के आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और दोनों का अरेंजमेंट कैसा है? 9+2 अरेंजमेंट। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। let us find out what is this 9+2 अरेंजमेंट। अब ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये किसके? माइक्रो ट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। तो इसकी जो अरेंजमेंट होती है, जब आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो सीलिया एंड फ्लैजिला, अभी अभी हमने पढ़ा इसका
9+2 अरेंजमेंट है। तो अगर मैं उसको ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो वो ऐसा है, देखो सेंटर में ना ऐसे दो हैं डबलेट, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को कहीं एडजस्ट कर देते हैं तो 1 को पीछे धकेलना पड़ेगा, ठीक है। 9+2 अरेंजमेंट इसका ऐसा होता है, वो जो ट्यूब्यूल होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल तो जो ट्यूब्यूलिन फाइबर्स है वो इस तरह से अरेंज्ड है, सेंटर में एक फाइबर है और उसके आसपास 9 फाइबर्स हैं और वो अटैच्ड है एक दूसरे को ऐसे, ठीक है। इंटरट्यूब्यूल्स भी हैं जो इनको जोड़ते हैं। तो ये अरेंजमेंट किस में रहेगा, ये अरेंजमेंट रहेगा सीलिया और फ्लैजिला में। अच्छा, सेंट्रियोल याद है किसी को? यस। सेल डिवीजन में काम आता है, उसकी अरेंजमेंट होती है 9+0। नीट की एग्जाम के लिए याद रख लो, सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट होती है 9+0, मतलब ये बीच वाला वहां पे प्रेजेंट नहीं है। प्लीज नोट इट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक। सीलिया फ्लैजिला 9+2 एंड सेंट्रियोल इज 9+0। वापस आ जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। तो ये याद रखेंगे अरेंजमेंट कैसा है इसका, 9+2, सेंट्रियोल में रहेगा 9+0। ओके, ब्यूटीफुल डायग्राम, फालतू में मेहनत कर ली मैंने। तो देखो इस तरह का डायग्राम है, 2 tubules in center and then there are 9 tubules surrounding it, 1 2, काउंट करेंगे कितने हैं, let's start counting, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Okay, so that is the arrangement for cilia and flagella. अब ये फ्लैजिला मैंने बताया कि सीलिया और फ्लैजिला दोनों किस में से ओरिजिनेट होंगे, बेसल बॉडी में से ओरिजिनेट होंगे। फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन विच इज नोन एज फ्लैजिलिन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। ओके, देखो अब हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो अलग अलग तरह के शेप के बैक्टीरिया होते हैं, शेप के हिसाब से उनका नाम रखेंगे। कैसे, यहाँ पे देखो, जो ये जो है दिस इज विब्रियो कॉलेरे, विब्रियो कॉलेरे। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली कॉलेरे, विब्रियो कॉलेरे कॉमा शेप के होते हैं, पर यहाँ पे ये बताया है कि उसमें फ्लैजिला कैसा होता है। एक ही फ्लैजिला दिख रहा है ना यहाँ पर, तो इस तरह के टाइप को बोलेंगे मोनोट्राइकस, जिसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरे। अगर एक से ज्यादा है, 3 4 है, लेकिन एक ही एंड पे है, तो इसको बोलेंगे लोफोट्राइकस। एग्जाम्पल हो गया बार्टोनेलिया बेसिलिफॉर्मिस। बेसिलाई का मतलब है कि ये रॉड शेप का बैक्टीरिया है, दोनों एंड पे है, तो एम्फीट्राइकस। एग्जाम्पल हो गया स्पाइडिलम सर्पेंस। स्पाइडिलम मतलब स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया, और पूरी बाउंड्री पे है तो इनको बोलेंगे पेरिट्राइकस, जिसका एग्जाम्पल है ई कोलाई। एनसीईआरटी में नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब बारी आती है सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल की। कहाँ पे प्रेजेंट है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में एब्सेंट है। क्या होता है इसके अंदर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। देखो जब हम सेंट्रियोल बनाते हैं ना, हम हमेशा 2 बनाते हैं, एक कभी नहीं बनाते, ऐसा और ऐसा, लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये जो सेंट्रियोल है, दे फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। हमने बोला था ना कि बेसल बॉडी में से ओरिजिनेट करते हैं, सो बेसल बॉडी इज फॉर्म्ड बाय सेंट्रियोल। और क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, जिसमें से स्पिंडल अपैरेटस बनेगा। काम क्या है उसका, काम है सेल डिवीजन। देखते हैं कैसे, द डायग्राम इज गिवन। ये देखो, ये एक सेल है जो कि डिवाइड हो रहा है। अब सेल जब डिवाइड होता है तो पहले क्रोमोसोम्स की कॉपीज बन जाती है। तो इस सेल के पास पहले 4 क्रोमोसोम थे, अब उसकी कॉपी बन गई, तो अब हो गए 4 और 4 8।
4 यहाँ जाएंगे, 4 यहाँ जाएंगे, दोनों डॉटर सेल को बराबर बराबर मिलेंगे, पर ये इक्वेटर पे थे, पोल्स पे कैसे जाएंगे? तो जो क्रोमोसोम होते हैं उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये जो 2 आर्म्स मैंने बनाए हैं ना, ये है क्रोमैटिड, और ये जो मैंने बनाया है बीच में, ये है सेंट्रोमियर। क्या है ये? सेंट्रोमियर। अब ये जो स्पिंडल फाइबर हैं, ये सेंट्रोमियर को अटैच हो जाएंगे, और बाद में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जब स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये जो फाइबर्स हैं ये पोल्स की तरफ खिंच जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे आप पतंग उड़ाते हो। क्या बांधते हो पतंग में? किन्ना बांधते हो, ठीक है? अरे बहुत गंदी पतंग बनाई मैंने, अच्छी बनाती हूँ। सो सबसे पहले मैं कलर एक ढंग का चूज कर लेती हूँ। तो सपोज ये, अरे ओके, तो ये रही आपकी पतंग। इसमें भी एक फ्रेमवर्क होता है ना, फ्रेमवर्क, ठीक है? ऐसी एक टेल भी होती है। अब यहाँ पे आप धागा बांधते हो, है ना? तो ये धागा समझ लो हो गया आपका स्पिंडल फाइबर। जैसे ही खींच मारोगे क्या होगा, पतंग आपकी तरफ आएगी, ढील दे दोगे पतंग आपसे दूर जाएगी। तो वैसे ही ये स्पिंडल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्रोमोसोम्स चले जाते हैं कहाँ पे? पोल्स की तरफ, ठीक है? एक्चुअली होता क्या है, हिमाद्री ने सेल के बाहर ही भेज दिया क्रोमोसोम्स को, न रहेंगे क्रोमोसोम्स, ना होगा सेल डिवीजन, और ना पढ़ना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये सेंट्रोमियर जो है ना, ये स्प्लिट हो जाता है। तो क्योंकि ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, एक क्रोमैटिड गया इधर और दूसरा क्रोमैटिड गया इधर। स्ट्रक्चरली दोनों सेम होंगे, दोनों में सीक्वेंसेस भी सेम होंगे, ठीक है? सेल डिवीजन पढ़ेंगे भी डिटेल में, ये तो आपको सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो सेंट्रियोल में स्पिंडल फाइबर होंगे, स्पिंडल फाइबर क्या काम करेंगे? क्रोमैटिड को सेपरेट कर देंगे सेंट्रोमियर से पकड़ के। तो इसका रोल हो गया सेल डिवीजन में। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस ऑलमोस्ट आपने पहले पढ़ा हुआ है। क्या क्या होता है न्यूक्लियस में देखेंगे, लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, ठीक है? कैसा भी घटिया सा भी माइक्रोस्कोप होगा, अगर सेल को स्टेन करके देखोगे तो न्यूक्लियस तो आपको पक्का दिख जाएगा। जनरली सेंटर में होता है और एक ही न्यूक्लियस होता है, पर हमेशा जरूरी नहीं है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में हो सकता है क्योंकि वैक्यूल ने उसको धक्का मार दिया है। कभी कभी एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे मसल सेल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस जब प्रेजेंट होते हैं तो उस अरेंजमेंट को बोलते हैं सिंशियम। तो सिंशियम में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ओके, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यंगर सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, पर जैसे जैसे और ऑर्गेनल्स डेवलप होते जाते हैं इट इज पुश्ड टुवर्ड्स पेरिफेरी इन द मैच्योर सेल्स। और कुछ सेल्स में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। किसमें नहीं होता है, याद करके बताओ किसमें नहीं होता है? आरबीसीज, है ना? जब आरबीसीज मैच्योर होते हैं तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, पर किसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है? नहीं, किसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है? फ्रॉग और कैमल। एक्सेप्शंस को याद रखिए। ओके, काम क्या है इसका? काम है इट गवर्न्स द सेल, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। जैसे घर में बॉस होती है ना, कौन होती है बॉस? मम्मी होती है, सबको इंस्ट्रक्शंस देती रहती है, तुम सब्जी लेकर आओ, तुम कमरा साफ करो, तुम ये करो, तुम वो करो। सो वैसे ही सेल सबके एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। कितनी मेम्ब्रेन्स है इसमें? डबल लेयर है। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में पोर्स है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करना है। मैसेंजर आरएनए जब बन जाएगा तो ये पोर में से बाहर जाएगा, क्योंकि उसको साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बनाना है।
तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस, और वो पोर्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। कितनी चीजें हो गई न्यूक्लियस में? एक तो हो गई उसकी डबल मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म दैट इज साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस, फिर हो गया क्रोमैटिन नेटवर्क, और फिर हो गया न्यूक्लियोलस। मैं बताती हूँ क्रोमैटिन नेटवर्क क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है। डायग्राम के साथ देखेंगे तो मजा आएगा। तो ये दिख रहा है आपको न्यूक्लियस, ये हो गई आपकी डबल मेम्ब्रेन, ये हो गए न्यूक्लियर पोर, ब्लू कलर का है न्यूक्लियोप्लाज्म, और अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये है क्रोमैटिन। क्या करते हैं ये क्रोमैटिन? एनी आइडिया? हैव यू हर्ड अबाउट क्रोमैटिन, क्रोमोसोम? Yes. ठीक है, थोड़ा याद करके रखना, अभी बात करेंगे उसके बारे में। चलो, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वी नो इट इज कैसी है? सिंगल लेयर, डबल लेयर? Double layer. इट इज डबल लेयर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को अलग करेगी। जैसे ये न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर वाला है साइटोप्लाज्म और अंदर वाला है न्यूक्लियोप्लाज्म। बहुत सारे पोर्स हैं, काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, बेसिकली आरएनए। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सेल डिवीजन के वक्त डिसअपियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये डिस्टिंक्शन नहीं चाहिए। आप पढ़ेंगे कि जब प्रोफेज होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे 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 गायब हो जाती है, गायब होना शुरू होती है। और जो उसके बाद वाला फेज है, प्रोफेज के बाद वाला, तब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल गायब हो जाएगी। और जब पूरा डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स यहाँ पे पहुंच गए, तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर हो जाएगी टीलोफेज के बाद। आगे समझ में? ओके। तो अगर आपने माइक्रोस्कोप में सेल देखा और आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखी, तो वो सेल कौन से स्टेज में है? डिवीजन स्टेज में है। डिवीजन स्टेज में है, डिवाइड हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा है। ये हो गया आपका न्यूक्लियर एनवेलप, डबल मेम्ब्रेन है, आउटर है और इनर है। ओके, और क्या क्या है यहाँ पे? बहुत ही आर्टिस्टिक वाले न्यूक्लियर पोर्स हैं, ठीक है, इतने आर्टिस्टिक नहीं होते रियली में। और ये यहाँ से क्या शुरू हो गया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो गया, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स हैं। ये कैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? ये है बहुत काम की चीज, क्रोमैटिन फाइबर्स, ब्लू कलर के। और ये है न्यूक्लियोलस विच इज अ स्फेरिकल बॉडी। न्यूक्लियोप्लाज्म कैसा है? इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल सकते हैं या तो कैरियोलिम्फ। लिम्फ मतलब होता है कोई भी फ्लूइड, राइट? न्यूक्लियोप्लाज्म दो नाम है उसके, कौन से? न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ। कैरियो मतलब कैरियन, न्यूक्लियस, लिम्फ मतलब फ्लूइड। ओके, एकदम भी फ्लूइड नहीं है, जेल जैसी कंसिस्टेंसी है उसकी, और उसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट हैं, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस। हाउस द जोश? No, ma'am. ओके, क्रोमैटिन नेटवर्क या तो क्रोमैटिन मटेरियल की बात करेंगे, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है जो एंटेंगल्ड है, एंटेंगल्ड ऐसे प्रेजेंट है आपके न्यूक्लियस में। अब जब सेल डिवीजन होता है तो ये ऑर्गेनाइज हो जाता है, टू बी स्पेसिफिक आई वुड से कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होके क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। अब बात समझो, जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा है तब ये क्या रहेगा? क्रोमैटिन। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तब ये क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। बात समझ में आई? जैसे घर में जब आप कपड़े रखते हैं, अगर मेरी तरह आलसी है तो आप कैसे रखेंगे? इधर उधर बिखरा के रखेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं बाहर जाना है, आप क्या करेंगे? एक सूटकेस लेंगे, बहुत नीटली कपड़ों की तह लगाएंगे। मैं तो ऐसे राउंड 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 कर देती हूँ, स्पेस यूटिलाइजेशन बेटर होता है। और फिर हम उसको बहुत नीटली ऑर्गेनाइज कर देते हैं। अब क्या हुआ? अब ये जो कपड़े हैं, जो पहले इतने बड़े रूम में इधर उधर फैले हुए थे, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने सूटकेस में इनको पैक कर दिया। क्यों?
क्योंकि मुझे इनको कहीं और लेकर जाना है। इसी तरह से जब सेल डिवीजन हो रहा है तो ये जो क्रोमेटिन है इसको कंडेंस कर दिया, बहुत छोटा कर दिया और पैकेजिंग कर दिया। पैकेजिंग पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, ताकि जब सेल डिवाइड हो तो दोनों सेल्स के पास क्रोमोसोम की बराबर बराबर कॉपी पहुंच जाए। तो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन सेम ही चीज है, खाली किसका फर्क है? ऑर्गेनाइजेशन का फर्क है। समझ में आई बात? बने किसके हैं? क्रोमेटिन या क्रोमोसोम किसके बने हैं? डीएनए के। अब जब इसको ऑर्गेनाइज करना है तो हमको थोड़े और प्रोटीन चाहिए होंगे जिनको हम बोलेंगे हिस्टोन। ठीक है, तो समझो ये था आपका क्रोमेटिन। अब हमने एक हिस्टोन प्रोटीन लिया, उसके आसपास नहीं, अब मुझे कलर्स यूज करने पड़ेंगे तो चलो फिर से। ये था आपका क्रोमेटिन जो किसका बना है? डीएनए का। अब हमने क्या किया, एक हिस्टोन प्रोटीन ले लिया और उसके ऊपर आपका ये जो डीएनए था ये रैप कर दिया। ठीक है, 3 डायमेंशनली सोचना। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर वो रैप कर दिया। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये है बेसिक, जो न्यूक्लियस है वो है एसिडिक, सॉरी डीएनए है वो है एसिडिक। तो एसिडिक न्यूक्लियस को बेसिक प्रोटीन स्टेबलाइज करेंगे। अगर वो प्रोटीन नहीं होते तो क्या होता इनके बीच में? आप बताओ, एसिडिक एसिडिक के बीच में क्या होता? रिपल्शन होता, तो वो ऑर्गेनाइज नहीं रहता, वो खुल जाता। तो उसके स्ट्रक्चर को जब वो कंडेंस हो रहा है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स यूज किए। क्लियर है? ओके, अब ये डीएनए है क्या भला? तो डीएनए मास्टर मॉलिक्यूल है, सारी एक्टिविटीज वही कंट्रोल करता है, सारा ज्ञान जो है वो डीएनए के पास है। एक्टिन कैसे बनेगा, मायोसिन कैसे बनेगा, इंसुलिन कैसे बनेगा, सेल कब डिवाइड होगा, कब स्टॉप हो जाएगा डिवीजन, सारा का सारा ज्ञान कहाँ पे है? किसके पास है? डीएनए के पास है। डीएनए इज अ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल। The segments, or I would say functional segment of DNA are known as genes. मतलब समझो ये इतना बड़ा डीएनए है ना, अब इसमें अलग अलग जीन्स हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक इंसुलिन जीन है, फिर यहाँ से यहाँ तक समझो मायोसिन जीन है, फिर यहाँ से यहाँ तक वो कुछ और बनाने का जीन है। तो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए। इफ यू वांट टू डिफाइन देम क्लियरली, पढ़ो इसको। जीन्स क्या है? Functional segment of DNA are called genes. And they control your characters. Characters मतलब आपकी हाइट कैसी होगी, आपकी आवाज कैसी होगी, आपका मस्कुलेचर कैसा होगा, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपके कौन कंट्रोल करता है? जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो एक क्रोमोसोम्स में बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट है। टोटल ह्यूमन बॉडी को फंक्शन करने के लिए कितनी जीन्स चाहिए होती है? वी हैव अराउंड 30,000 to 40,000 जीन्स। बहुत मजेदार चैप्टर पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, अबाउट हेरिडिटी, अबाउट जेनेटिक्स एंड अबाउट मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो जैसे मैंने नाम ले ही लिया इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि आप अपने पेरेंट्स में से क्या नॉलेज या कौन से कैरेक्टर्स ले रहे हो। तो इनहेरिटेंस का मतलब है कि आपने अपने पेरेंट्स से क्या इनहेरिट किया और आप अपने बच्चों को क्या देने वाले हैं। तो जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन पास हो रहा है। इंफॉर्मेशन कैसे पास हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ हेरिडिटरी वेहिकल, जो कि है क्रोमोसोम्स। तो जैसे सपोज ये है पेरेंटल जनरेशन। 10th स्टैंडर्ड में मेंडल वाला चैप्टर पढ़ा था, याद है? उसमें ये सारी टर्म्स पढ़ी थी। पेरेंटल जनरेशन में से जीन्स जाएगी F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन से जाएगी F2 में, और ये जो जीन्स हैं दे आर नथिंग बट सेगमेंट ऑफ डीएनए। और वही डीएनए को जब मैंने पैकेज कर दिया तो मैं उसको बोलूंगी क्रोमोसोम्स। तो बेसिकली वन जनरेशन टू अदर जनरेशन क्या पास हो रहा है? क्रोमोसोम पास हो रहा है। क्रोमोसोम क्या कैरी कर रहा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है।
और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस। आज यही खत्म करेंगे।